इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच की पॉलिटिकल इक्वेशन कैसी थी? शास्त्री जी एक स्वयंसेवक थे और इंदिरा गांधी तो नेहरू जी की बेटी थी। तो तब एक लग रहा था उस समय कि ये कैसे हमारी बराबरी पे आ सकते हैं। हालांकि नेहरू जी ने कभी इंदिरा गांधी को ग्रूम नहीं किया ऑफिशियली ब्रेकफास्ट टेबल पे 3 मूर्ति हाउस में। इसकी जो इंटरप्रिटेशन जो इंदिरा गांधी की थी वो ये थी कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। इंदिरा गांधी ने ये कहा ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने पिताजी जवाहरलाल नेहरू से कि लाल बहादुर शास्त्री का तमिलनाडु के रेल हादसे के बाद बतौर रेल मंत्री इस्तीफा देना एक पॉलिटिकल एक्ट है। पॉलिटिकल एक्ट उनका ये मानना था, इंदिरा गांधी जी का ये मानना था। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के कुछ किस्से हम जानना चाहते हैं। उसको एक परिवार के सदस्य का दर्जा ना देके एक हेल्पर के दर्जे से उनको रखा और उनके यहाँ पे एक और लड़का जो भी मतलब उनका दूर का रिश्तेदार था, उसकी कॉलरा से जब मृत्यु होती है, अकेले उनकी देखरेख कर रहे थे। उसकी मृत्यु के बाद जब कहा गया कि तुम उसके कपड़े भी धो के लाओ, तब वो फूट फूट के रो पड़े। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, इसके हिंट्स नेहरू के जीते जी मिलने कैसे शुरू हुए? देखिए, हमारे देश में तब से लेके अब तक त्याग की जो आदमी त्याग सकता है, जो आदमी मतलब त्याग सकता है, कुछ भी चीज़ को त्याग सकता है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। जय जवान जय किसान का जब नारा शास्त्री देते हैं, उस दौरान दिल्ली में कैबिनेट में क्या परिस्थितियां चल रही थी? इस समय हिंदुस्तान के पास 2 क्राइसिस हैं। एक क्राइसिस है खाद्यान्न की और दूसरी क्राइसिस है हमारे सरहद की। तो सरहद की सुरक्षा के लिए जवान और खाद्यान्न की परिपूर्ति के लिए किसान। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप किताबवाला देख रहे हैं। किताबवाला के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हम लाल बहादुर शास्त्री पर बात करेंगे और मैं आपको ये बहुत यकीन और प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने शास्त्री जी पर जो भी किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो श्री पी श्रीवास्तव साहब की किताब रही हो, डी.आर. मनेकर की रही हो, राजेश्वर प्रसाद साहब की रही हो, उन सब किताबों से इतर ये किताब आपको एक पूरा बर्ड आई व्यू देती है सर्का 1900, यानी कि जब मुगल सराय में वो पैदा होते हैं उस साल 1904 में, और 1966 और उसके बाद के कुछ वक्त तक भी जब उनका परिवार उनकी डेथ के साथ रिकंसोल कर रहा है, कैसे उससे डील करता है, उस पर कैसे उनके बचपन में ये दृश्य है कि माँ बेटे लिपट रहे हैं क्योंकि नन्हे को, जो कि उनके घर का नाम था, उन्हें यह कह दिया जाता है कि तुम्हें किसी मृत रिश्तेदार के कपड़े धोकर के आने हैं। ये उस संघर्ष की निकली हुई जीवटता है। कैसे कामराज प्लान में उनको ये हिंट कर दिया गया था कि अगली ट्रांसफर ऑफ पावर वो आपके साथ होने वाली है, और कैसे इंदिरा गांधी ने खूब राजनीतिक किस्सों के साथ उनके साथ सटल अपोजिशन किया था कि इंदिरा गांधी ने यह कहा कि इस्तीफा जो बतौर रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री दे रहे हैं वो शायद कहीं एक पॉलिटिकल गिमिक तो नहीं है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजीव चोपड़ा साहब। उन्हें आप इससे पहले गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के कार्यक्रम में भी देख चुके हैं। लबासना यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है IAS की ट्रेनिंग के लिए मसूरी में, उसके वो डायरेक्टर रह चुके हैं और 36 बरस का उनका अनुभव रहा है, 3.5 दशक का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में। ये किताब है जिसका नाम है द ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। संजीव चोपड़ा साहब ने इसे लिखा है। ब्लूम्सबरी से किताब आई है, थोड़ी सी महंगी है, 899 रुपये की, लेकिन जब इसका पेपर बैक एडिशन आएगा या किंडल एडिशन आएगा तो सस्ता होगा। ऐसी बहुत कॉमन प्रैक्टिस रहती है। संजीव जी आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आई एम वेरी ऑनर टू हैव हियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपकी किताब के पहले ही चैप्टर शुरू करते हैं सिरका 1900। कई सारे ऐसे किस्से हैं जिन्हें जान करके आप बहुत मूव होते हैं। आपको लगता है कि कितना दारुण दृश्य है जब एक माँ और बेटे लिपट रहे हैं क्योंकि बेटे से कह दिया गया है कि तुम जाकर के जिसका अंतिम संस्कार हुआ उसके कपड़े धोकर आओ। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के कुछ किस्से हम जानना चाहते हैं। एक तो वहीं से शुरू कर दीजिए, जब वो खो गए और माँ ने कहा है राम दुलारी ने कि जब तक बेटा नहीं लूंगी तब तक गंगा घाट छोड़ के नहीं जाऊंगी। घाट छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये इंसिडेंट है जब वो जाते हैं, तब शास्त्री जी के पिताजी तब इलाहाबाद में अध्यापन कर रहे थे। अध्यापन उनकी जॉब थी, प्राइमरी स्कूल टीचर। तब तक मैथ तहसीलदार लगे नहीं थे ना? नहीं, उनकी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, सिलेक्शन हो, उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी और उनको ज्वाइन करना था। और उसी दौरान फिर जब वो भेजा हुआ तो उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस समय की जब ये किस्सा बताया जा रहा है तो उस समय रफली
1904 में इनका जन्म हुआ है, तो ये उसके 3-4 महीने बाद 1905 के करीब का ये वाक़या है जब वो जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, मतलब संगम में स्नान करने के लिए। तब उनके हाथ से, मतलब उनकी माता जी के हाथ से, राम दुलारी जी के हाथ से वो गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो पूरा पूरा एवरीथिंग गोज़ फॉर अ कंप्लीट हैवक और समथिंग। वो लेकिन उनकी माँ राम दुलारी जी कहती मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ जब तक मेरा बेटा नहीं मिलता। तो तब एक जो नाविक था, मलाह जो था, उसको लगा कि शायद गंगा मैया की देन है वो, तो उसने उस बच्चे को बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ था। तो फिर पता लगा कि बच्चा उसको मिला है अभी। तो जैसे ही वो बच्चा मिला तो तब उनकी माताजी ने उनको फिर से चिपक जैसे क्या, और एक ही दिन में, जैसे मैंने लिखा, एक ही दिन में कितनी व्यथा और कितनी खुशी एक दिन में कैसी हो सकती है। आई हैव रिटन द टर्म दैट आई हैव यूज्ड इज टू हैव एगनी एंड एक्सटेसी ऑन द सेम डे। बिछुड़ने की कितनी व्यथा रही होगी और फिर से मिल जाने का कितना अच्छा लगा होगा उनको। और वो उनकी शास्त्री जी की पत्नी से कहती भी हैं, पहला काम जो उन्होंने करा यही करवाया कि जा करके नारियल का भोग चढ़ा के आना गंगा मैया के घाट पर, क्योंकि उसी की वजह से लाल बहादुर वापस आ पाए। एक्चुअली अगर देखें तो उनकी माता जी की बहुत श्रद्धा थी गंगा मैया पे, और बाकी और देवी देवताओं में भी बड़ा आस्था रखती थी वो। और बड़ा अच्छा एक उनकी माँ का जो कैरेक्टर था उसको भी अगर हम देखें, राम दुलारी जी के कैरेक्टर को भी, तो उन्होंने भी कभी चू नहीं बोली ज़िंदगी में। हालांकि वो भी 22 साल की एज में उनके पति की डेथ हो गई थी। तब से लेके लेट उम्र तक, जब से वो, देखिए उनकी भी अगर आप देखें तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या रहा होगा। टू लूज़ अ हस्बैंड व्हेन यू आर 22, टू बच्चों का परवरिश की, सब बड़े हुए, बेटा प्रधानमंत्री बन गया, उसके 3 साल उन्होंने अपने पिता को खोया 25 की उम्र में। हाँ, वो तो मैंने कहा कि विडो हो गई थी, उसके बाद बेटा प्रधानमंत्री बना, और फिर एक बेटे को खोना, जब बेटा सिर्फ 61-62 साल का था, जो कुछ भी उम्र नहीं होती। मतलब उन दिनों में तो खैर 60 एक उम्र मानी जाती थी, आजकल 60 उम्र नहीं मानी जाती। तो क्या व्यथा रही होगी उनके मन में। जब हम ये आपकी किताब के शुरुआत के 2-3 चैप्टर से गुजर रहे थे, हमने देखा कि बहुत कन्विक्शन है लाल बहादुर में भी। जैसे जब उनके घर पर मिठाई बटती है जिसके रिश्ता क्या वो रह रहे हैं, तो वो अपनी माँ के सामने उनकी हेल्पलेसनेस को उन्हें नोटिस नहीं कराना चाहते, इसलिए वो छत पे चले जाते हैं। उन्हें एक बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो किसी घर के किसी बाहर से आए हुए बच्चे हों जब उन्हें रिश्तेदार घर रखा जाता है। उनके बचपन में ये जो ट्रेजिडी रही है, क्योंकि आप बताते हैं कि शुरू के 11-12 साल तो बहुत परेशानी नहीं आई थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब वो अपने नाना के यहाँ थे, नाना के यहाँ उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब उनके नाना के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उनके मामा के साथ भी उनका संबंध, बिंदेश्वरी प्रसाद के पिताजी की, उनके बहुत अच्छा था। मतलब जो मुगल सराय में अगर कहा जा सके तो पहले 12-13 साल तक तो उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उनके पिता नहीं थे, बिकॉज वो अपने नाना के साथ और अपने मामा के साथ बिल्कुल घुल मिल के एक ही परिवार की तरह रह रहे थे। जब उनके मामा की ट्रांसफ़र होती है, जब उनके मामा को मुगल सराय छोड़ना पड़ता है, तब व्यथा शुरू होती है। तब वो बनारस जाते हैं, तो पहले जहाँ रहते हैं वहाँ पे मुश्किलें होती हैं, फिर वो वापस जाते हैं गाँव। लेकिन जो उनकी माँ का जहाँ था गाज़ीपुर, वो भी कोई बहुत ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत स्कोप था। फिर वो दोबारा अपने मौसा के पास रहते हैं। उनके मौसा जो थे वो बनारस की म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क थे। तो उससे यही भी चीज़ पता लगती है कि रिश्तेदारी क्या है। रिश्तेदारी वो है जो निभाई जाती है। मतलब आपके, हालांकि उनके चाचा, उनके पैतृक जो परिवार था वो सब भी तो रामनगर में था, लेकिन वहाँ पे नहीं गए वो, क्योंकि उस समय वो क्योंकि उनके जो थे ग्रैंडफादर थे, उनकी दूसरी शादी हो चुकी थी, इसलिए जो उनकी ग्रैंडमदर थी, स्टेप मदर, हाँ, वो नहीं चाहती थी कि इनके। ये कुएं वाली घटना कहाँ पर, रिश्तेदार के यहाँ पर बनारस में? कौन सी? जो कुएं में कपड़े धोने वाली घटना है। नहीं, ये तो बनारस में हुई। ये बनारस में हुई जब वो अपने एक मामा के पास रह रहे थे, तब की ये घटना है। कज़न मामा के साथ रह रहे थे। जब उनके मामा का ट्रांसफ़र हो गया मुगल सराय से, तब एक मेजर चैलेंज था कि अब आगे की शिक्षा कहाँ पढ़ाई की जाए। तो तब डिसाइड किया उनकी माताजी ने कि चलो बनारस चलते हैं। हालांकि बनारस में उनका पैतृक
घर था रामनगर में, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके फादर की दोबारा शादी हुई थी, तो उनकी जो स्टेप मदर थी कीन नहीं थी कि ये फैमिली उनके पास रहे। तो राम दुलारी जी पहले अपने एक कज़न के यहाँ गईं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लाल बहादुर को अपने घर में तो रखा, लेकिन जैसे घर में किसी एक सर्वेंट बॉय को रखते हैं, मतलब बहुत एक उसको एक परिवार के सदस्य का दर्जा ना देके एक हेल्पर के दर्जे से उनको रखा। और उनके यहाँ पे एक और लड़का जो भी मतलब उनका दूर का रिश्तेदार था, उसकी कॉलरा से जब मृत्यु होती है तो शास्त्री जी अकेले, लाल बहादुर, जब उनका नाम शास्त्री नहीं था, लाल बहादुर अकेले उनकी देख रेख कर रहे थे। उसकी मृत्यु के बाद जब कहा गया कि तुम उसके कपड़े भी धो के लाओ, तब वो फूट फूट के रो पड़े। और जब वो रो पड़े तो उनको शायद ये एहसास नहीं था कि उनकी माँ आने वाली है। वो माँ आई और माँ ने देखा कि बेटा रो रहा है, माँ भी रोने लगी। And then they decided to move out to मुगल सराय। नहीं, तब फिर उन्होंने वो घर छोड़ा और तब इनके अपने मौसा के यहाँ, जो राम दुलारी जी के मौसी की बेटी के यहाँ, मतलब अपने मौसा के यहाँ वो गए, मतलब कज़न मौसा के यहाँ गए। वो एक क्लर्क थे बनारस में। इससे ये भी पता लगता है कि रिश्तेदारी खून की नहीं होती, रिश्तेदारी प्यार की होती है, रिश्तेदारी संदर्भ की होती है। क्योंकि जितने क्लोज़ वो निष्कामेश्वर मिश्रा जी के साथ हो गए, निष्कामेश्वर मिश्रा जी तो एक किस्म से उनके गार्डियन एंजल ही हो गए ना उसके बाद में। तो जो उनको सबसे ज़्यादा जो उनको शिक्षा मिली है, जिनकी देख रेख में हो रहे हैं, वो अपने नाना के, अपने मामा के, और फिर अपने ये जो टीचर थे उनके। इनफैक्ट अभी टीचर्स डे पे मुझे एक प्रोग्राम में जाना है और मैं यही बताऊंगा उस प्रोग्राम में कि जितना शास्त्री जी के अध्यापकों ने उनकी जीवन में जो किया वो शायद और कोई नहीं कर पाता। उनके नाना भी टीचर थे, उनके मामा भी टीचर थे, बिंदेश्वर प्रसाद भी टीचर थे, और डॉक्टर भगवान दास। ये 4 गुरुओं ने उनके जीवन में उनका जो लाल बहादुर शास्त्री बनाने में, और उनको उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी, साथ में धैर्य, ये दोनों चीज़ें जो एक साथ जो अमेलगम हुआ इन दो का, इन्हीं 2 चीज़ों से लाल बहादुर शास्त्री बने। इसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक संयम उनके अंदर आ गया। संयम शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो वहाँ भी दिखता है जब वो चाट की दुकान पर नहीं कहते हैं डिग्निफाइड तरीके से उधार नहीं मांगते हैं, किसी से उधार नहीं मांगते हैं। और जब उनके गुरु जो थे निष्कामेश्वर मिश्रा, जब उनको कहते हैं कि चलो पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि वो अच्छे थे क्लास में, तो उनको उसने कहा कि सब लोग अपना अपना एक आना लेके आओ और हम पिकनिक पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पिकनिक में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लगता, सैर सपाटा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो निष्कामेश्वर जी ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तो वो चुप रहे। तो उन्होंने उनकी जेब में हाथ डाला तो देखा कि एक पैसा था उसमें। तो इसमें 2 वर्शन्स हैं। एक वर्शन के मुताबिक तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और दूसरे वर्शन के मुताबिक ये कि निष्कामेश्वर मिश्रा जी ने ही 6 पैसे दे दिए, आना दे दिया और उनको साथ ले गए। अब चल जो भी रहा हो, इसमें मूल चीज़ ये है कि निष्कामेश्वर मिश्रा जी को भी ये लगा ये बालक बहुत सिंसियर है, बहुत होनहार है और बहुत संयमी है, और बहुत उसमें आत्मविश्वास भी बहुत है, लेकिन वो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता। इसीलिए उन्होंने निष्कामेश्वर मिश्रा जी ने कहा कि तुम आके मेरे बच्चों को पढ़ाया करो शाम में, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। और बाद में उस ट्यूशन के पैसे वो शादी के लिए बचा कर जाते 900 रुपये। हाँ, 900 रुपये। तो उन्होंने कहा कि बहन की शादी थी उनकी, बहन की शादी। शास्त्री जी ने जब कहा, तो फिर निष्कामेश्वर मिश्रा जी ने कहा कि तुम मेरे चौथे पुत्र हो और रोज़ आके यहाँ भोजन किया करो। तो एक बहाना था कि आके शाम में ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन उसका मेन पर्पस था कि एक बार का भरपेट खाना मिठाई के साथ उनको रोज़ खिला दिया जाए। ये भी देखिए एक उन दिनों के टीचर टॉट रिलेशनशिप की, गुरु शिष्य परंपरा की बात रिफ्लेक्ट होती है कि आज की डेट में ट्यूशन टीचर कैसा होता है, आपका टीचर कैसा होता है। और उन दिनों में वो टीचर ने उसको कहा कि तुम आके मेरे बच्चों को पढ़ाओ ताकि मैं उसको कुछ दे सकूं। और उनका रिलेशनशिप निष्कामेश्वर मिश्रा जी के परिवार से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा उनका।
भावो कहते थे उनकी, अपनी जो निष्कामेश्वर मिश्रा जी की जो गुरु माँ थी उनकी, उनको भावो कहते थे। मैंने जब बनारस में था मैं, तो मैंने उनकी जो नाती की बेटी होगी, उससे मैंने बातचीत की। तो खैर उसको तो कोई रिकलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि चलो उस फैमिली के साथ थोड़ा सा कनेक्शन तो हो पाया। एक कनेक्शन उन्होंने अपने सरनेम के साथ भी हटा लिया था। उसकी बड़ी जरा कहानी ऊपर है। वो तो तब 11 साल के थे जब उन्होंने सोचा कि ये वर्मा टाइटल मैं अपने नाम से हटा दूं, सरनेम जो उनका था, तो तब से वो लाल बहादुर हो गए। और फिर जब उन्होंने शास्त्री की डिग्री, जब शास्त्री की उपाधि जब उन्होंने हासिल की काशी विश्वविद्यालय में, तब से फिर वो लाल बहादुर शास्त्री। इनके साथ और भी तो हुए ना, राजा राम शास्त्री या लघुराय शास्त्री, वो सबको शास्त्री की टाइटल दी गई थी भगवान दास जी द्वारा, नॉट भगवान दास जी द्वारा, लेकिन काशी विद्यापीठ में। एक जो मुझे सबसे जो एक इसको कहा जा सके, क्या कहेंगे इसको, कि उन्होंने एक डिसर्टेशन लिखी थी दी फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर भगवान दास। तो वो जो किताब है, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था उनका, जो डिसर्टेशन थी, वो मुझे मिल नहीं पाई। वो मैं काशी विश्वपीठ कहाँ भी गया, विद्यापीठ में भी गया, सारी लाइब्रेरी में खोज भी लगाई, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाई। वो अगर मिल जाती तो उससे आइडिया लगता कि वो 21-22 साल के शास्त्री जी की उनकी रिटन अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। चलिए, अभिलेखागारों के हमारे दोस्तों को ये संदेश आपकी तरफ से कि अगर उनको ये किताब कहीं मिलती है, संजीव जी संपर्क करें, वरना हम मेल आईडी इस कमेंट बॉक्स में संजीव जी की लिख देंगे। अगर आपको किताब मिलती है जो शास्त्री जी के जीवन के लिए बहुत अच्छी और बहुत नई किस्म की खिड़की खोलती है, तो आप सर से संपर्क करें। हो सकता है किसी को मिल जाए, कब किसकी मदद हो जाए। तो मतलब आई विल बी सो हैप्पी, बिकॉज जो अगली जनरेशन है रिसर्चर्स की, मैंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि हर रिसर्चर एक टाइम फ्रेम में ही काम कर सकता है। तो जो कुछ अंश बच गए हैं इनकी लाइफ के, जैसे देखिए ये लाला लाजपत राय जी इनको ले गए थे अपने साथ लाहौर में, और लाहौर में क्या हुआ था कि कैसे मिलना हुआ था दोनों का? ऐसा था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने थे, तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी पुणे में। अच्छा। क्योंकि उनका ये मानना था कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ एक थिंक टैंक होना चाहिए, एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, जिसमें ऐसे डेडिकेटेड युवक युवतियाँ हों। युवतियाँ तो तब नहीं थी, लेकिन युवक ही थे, जो अध्ययन भी करें और साथ साथ समाज सेवा भी करें, और साथ साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उसके रोज़मर्रा के काम में उनको इनपुट्स भी देते रहे। तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी पुणे में। और लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1920 में, तब उन्होंने उसी तर्ज पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाई थी लाहौर में। क्योंकि दोनों की जोग्राफीज अलग थी, दोनों का डेमोग्राफिक बेस अलग था, दोनों के कॉन्टैक्ट्स अलग थे। तो 1924 में लाजपत राय जी आए थे बनारस, वाराणसी बनारस आए थे, और उनके अच्छे मित्र थे डॉक्टर भगवान दास जो कुलपति थे। उन्होंने कहा कि मुझे आप अच्छे बच्चे दिए, अच्छे अपने स्टूडेंट दीजिए। तो तब इनको कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई इनको ले जाओ, आप अपने साथ ले जाओ लाहौर। तो 80 रुपये पर मंथ के स्टाइपेंड पे उनको ले गए वो लाहौर। और लाहौर जब वो चले गए, तो तब उन्होंने वो लाला लाजपत राय जी के साथ काम शुरू किया। तब वो बहुत छोटे उम्र के रहे होंगे, क्योंकि SOPS में, मतलब सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, किसी डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं हैं सुभाष इनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि तब वो बहुत जूनियर रहेंगे और लाजपत राय जी का स्टेचर उस समय बहुत बड़ा था। तब इनको कहा गया था कि जो द्वारकादास लाइब्रेरी है उसमें जाके अध्ययन करें, उसमें नोट्स बनाएं और मटेरियल तैयार करें खादी के ऊपर, देश की स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, और छुआछूत को अबॉलिश करने के जो ये अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन कैंपेन है उसके ऊपर, ये 3 इनको दायित्व दिए गए थे। इन तीनों चीज़ों पे वो अध्ययन कर रहे थे। द्वारकादास लाइब्रेरी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी से भगत सिंह जी के लिए किताबें जाती थी पढ़ने के लिए। भगत सिंह जी जब जेल में थे, तो शहीद आज़म भगत सिंह जब जेल में थे, तो जो लिस्ट थी किताबों की वो द्वारकादास लाइब्रेरी से ही जाती थी। द्वारकादास लाइब्रेरी का भी एक इतिहास है कि लाहौर की सबसे सुप्रसिद्ध पब्लिक लाइब्रेरी थी। पब्लिक लाइब्रेरी, जेन्युइन सेंस में पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें सारी कंट्रीब्यूशन भी लोगों की थी। वो सरकारी लाइब्रेरी नहीं थी, वो सही मायने में
जनता द्वारा स्थापित की गई लाइब्रेरी थी। और ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है ये शिफ्ट होती है पार्टीशन के बाद, पहले होशियारपुर में, फिर होशियारपुर से शिमला में, और फिर शिमला से ये चंडीगढ़ में शिफ्ट होती है। अब चंडीगढ़ में मैं गया इस लाइब्रेरी में, तो भी एक व्यथा ही कही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं SOPS के जो लाइब्रेरी में हैं लेकिन इंडेक्सिंग नहीं हुई है। अब जब तक लाइब्रेरी में, जब तक ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी द्वारकादास लाइब्रेरी जो है इधर चंडीगढ़ में, अगर उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी तो शायद और मटेरियल हमें उस समय के बारे में, क्योंकि देखिए जब हम शास्त्री जी के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं तो 2 पीरियड्स हैं इनकी लाइफ में, 1935 से पहले और 1935 के बाद। 1935 में आप कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सचिव बन जाते हैं, आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य हो जाते हैं, आप इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के मेंबर भी हो जाते हैं, और आप एक कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी के भी सेक्रेटरी हैं, और उसके तहत एक पूरी रिपोर्ट बनती है, कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट। उसके बाद से तो इनकी लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी है, लेकिन जो पीरियड है 1922-23 से लेकर 1935 तक, जब ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में थे, जब इन्होंने मेरठ और मुजफ्फरनगर रीजन में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन का कैंपेन शुरू किया, इसके बारे में हमारे पास बहुत स्केची जानकारी है। तो मेरा ये पूरा कोशिश है कि अभी मेरठ और मुजफ्फरनगर में जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स हैं, सोशल स्टडीज़ के टीचर्स हैं, सोशल साइंसेस के टीचर्स हैं, सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं, अगर वो इन एरियाज़ पे थोड़ा अध्ययन करेंगे, रिसर्च करें और उनकी लाइफ के बारे में हमें और जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक जानकारी जो उनकी लाइफ के बारे में आपकी किताब से ही मुझे प्राप्त हुई, हमने शास्त्री जी के बचपन पर बात की तसल्ली से, हमें उनके जवानी के कुछ एक फेसेट्स को भी कवर करने की कोशिश की है। अब हम पहुँचते हैं राजनीति में, नई दिल्ली, कामराज प्लान। जब इस बात की चर्चा हो रही थी और हम लोग भी पढ़ रहे थे लगातार में कि अखबारों में लिखा जा रहा था साहब कि आफ्टर नेहरू हु, है ना, जब उनको स्ट्रोक आने शुरू होते हैं, नेहरू जी की तबीयत नासाज होती है, 1962 के युद्ध के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में थे ही। आपकी किताब बताती है कि आफ्टर नेहरू हु का जवाब जब खोजा गया है 27 में 1964 में नेहरू के जाने के बाद, तो इतना सडन नहीं था। शास्त्री जी को हिंट्स की पावर जो ट्रांसफ़र हो गया वो आपके पास होने वाली है, उसके हिंट्स बहुत पहले ही मजबूत मिलने शुरू हो गए थे। चाहे वो CWC की जब लिस्ट बनी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी पावरफुल कमेटी है, और अगर आपको CWC के बारे में और जानना हो तो आप सीताराम केसरी और सोनिया गांधी प्रकरण देख सकते हैं। बहरहाल CWC का बनना, उसमें नंबर 1 पर लाल बहादुर शास्त्री का नाम होता है। उसके बाद जब वो भुवनेश्वर सेशन होता है, तब वो भी वही जो सब्जेक्ट रेजोल्यूशन है, करेक्ट, ये डेमोक्रेसी सोशलिज्म का प्रस्ताव उनको कहने को दिया जाता है। उसके बाद आप एक 22 जनवरी के उसकी बात करते हैं नोटिफिकेशन की, जब राष्ट्रपति भवन से नोटिफिकेशन आया कि लाल बहादुर शास्त्री मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो की शपथ लें। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, इसके हिंट्स नेहरू के जीते जी मिलने कैसे शुरू हुए थे? यही जो आपने अभी बताया, ये सब चीज़ें थोड़ा विस्तार से बताया सर। मैं तो आपकी किताब विस्तार से सबसे पहला तो ये कि जब ये कामराज प्लान जब हो गया तो उसके अंदर शास्त्री जी भी इंक्लूडेड थे उस प्लान के अंदर, और तब ये कामराज प्लान ये था कि जो कामराज प्लान का था ये कि कांग्रेस अनपॉपुलर होती जा रही थी। कांग्रेस में काफ़ी एलिगेशंस करप्शन के कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में, चाहे वो पटनायक हों या कैरो हों या प्रताप सिंह कैरो, बीजू पटनायक, इन सब के, इवन DP मिश्रा, इन सब के जो ये मध्य प्रदेश वाले, जिनके बेटे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव भी रहे, तो कुछ एलिगेशंस ऑफ करप्शन, और जो कश्मीर में जो थे, जम्मू कश्मीर में जो थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद, इन सब के अगेंस्ट एलिगेशंस ऑफ करप्शन आनी शुरू हो रही थी। कुछ मिनिस्टर्स थे केंद्र में, तो इन सब के तो, और कांग्रेस बार बार इलेक्शन हार रही थी, और 62 के जो हमारा चाइनीज़ के साथ जो इनफैक्ट संघर्ष क्या कहा जाए, मतलब चाइनीज़ ने एक किस्म से कहा जाए तो आए और एरिया लिया और फिर अपनी इच्छा से चले गए, तो एक बहुत बड़ा झटका या डिबिकल कहा जा सकता है वो हुआ। उसके बाद से कांग्रेस पहली बार चुनाव हारना शुरू करती है, क्योंकि 1947 से लेके 1950 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से कांग्रेस आमतौर पे चुनाव जीत ही रही थी। तो इसलिए कामराज को ये फीलिंग हुई कि शायद इसलिए हो रहा है कि सारे के सारे जो कांग्रेस के एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस के जो प्रसिद्ध नेता हैं, वो सब
सरकार में आ गए हैं और संगठन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उनका ये पर्पस था कि हम संगठन की तरफ भी ध्यान दें। तो जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो नामी माने जाने वाले लोग हैं, उनको संगठन में कार्य करना चाहिए। लेकिन जिस साल कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, उस साल कंसेंसस कैंडिडेट शास्त्री जी थे। हाँ, ये आपने बताया जी। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे क्षमा करें, या जो भी था, तो कामराज बन गए थे, मतलब इसके। लेकिन कामराज अकेले नहीं थे, कामराज के साथ पूरा उनकी जो टीम थी वो उनके साथ थी, जिसको हम सिंडिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो तब से क्लियर था कि सिंडिकेट की जो प्रेफरेंस थी वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए थी जो किसी एक सेक्ट के साथ अलाइन ना हो। क्योंकि इस समय आपको बता दें, शेयर करें कि कैबिनेट और कांग्रेस दो धड़ों में डिवाइडेड थी, लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन द सेंस कि जैसे मोरारजी देसाई और टी कृष्णामाचारी, ये सब उसके राइट विंग को रिप्रेजेंट करते थे, और जो मालवीय और कृष्णा मेनन, ये कांग्रेस के लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो शास्त्री जी की जो पोजीशन थी, ये न्यूट्रल पोजीशन थी, मतलब जिसको कहा जा सके कि एक सेंटर पोजीशन थी। और इनकी जो एबिलिटी थी हर व्यक्ति के साथ काम करने की, वो बहुत अच्छी थी। मतलब ये ट्रेड यूनियंस के साथ भी काम कर लेते थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी काम कर लेते थे। तो जो कंसेंसस बिल्डिंग की जो अप्रोच शास्त्री जी की थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है इनको आगे कंसेंसस बिल्ड करने में इनके ऊपर। और उसके बाद जब उनको ये मिला एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर, उनको नाम आगे आता है, तो जो कांग्रेस के अंदर खाने जो विरोध हो रहा था, चाहे मोरारजी देसाई साहब का हो, वो कैसे, वो स्वाभाविक है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं की, कोई भी जब प्रधानमंत्री बनता है, जब भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा या कोई भी इस टाइप की इलेक्टेड पोजीशन में राइज करेगा, तो नेचुरली पॉलिटिकल कुछ तो अपोजिशन रहेगी ना, ये तो होगा ही। इसमें इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब नेहरू बने तब भी तो एक बड़ा पावरफुल सेक्शन था कांग्रेस का जो चाहता था कि पटेल प्रधानमंत्री हो जाए। अगर तब की अगर कंसेंसस ली जाती कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो सरदार पटेल वुड परहैप्स हैव पिप्ड नेहरू टू दैट पोस्ट। तो ये तो हर जगह जब प्राइम मिनिस्टर्स में जब चुनाव होता है, जब पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो एक कंपटीशन के माहौल से ही बात है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद एक बड़ी हैरानी मुझे आपकी किताब से हुई। आपने लिखा है चैप्टर 27 पर कि द अपोजिशन ऑफ इंदिरा गांधी एंड विजयलक्ष्मी पंडित वॉज मोर सटल। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच की पॉलिटिकल इक्वेशन कैसी थी? पर्सनल इक्वेशन में तो बात करेंगे, कैसे अपोजिशन करती थी वो? पहला तो ये था कि क्योंकि जब इसको थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं जी, आनंद भवन में चले जाएं, जब शास्त्री जी एक स्वयंसेवक थे और इंदिरा गांधी तो नेहरू जी की बेटी थी, तो तब एक लग रहा था उस समय कि ये कैसे हमारी बराबरी पे आ सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट तो रहा ही होगा ना, बिकॉज विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो जिस माहौल से या जिस ग्लोरी और ग्लैमर की दुनिया से आ रहे थे, आई वोंट यूज़ द वर्ड ग्लोरी एंड ग्लैमर, बट जितने प्रतिष्ठित वो थे, उनको कभी एहसास ही नहीं हो सका होगा कि भाई ये जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत जो हैसियत कुछ भी नहीं थी। मतलब शास्त्री जी तो बहुत ही जिसको कहा जा कह सकते हैं कि मतलब हम्बल बैकग्राउंड के थे ज़्यादा। तो उनको ये इनफैक्ट तब ये ऑपोजिशन जो थी, ये तो बीच में कहा जा सकता है कि हालांकि नेहरू जी ने कभी इंदिरा गांधी को ग्रूम नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन कोशिश और जो एक जिसको कहा जा सकता है एक शायद अंतर मन में इच्छा तो थी कि इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स में आए, तभी तो उनको 59 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बहुत लोग तब भी केपेबल थे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, जब 59 में मिसेस गांधी को 59 में शायद उनको कांग्रेस जी जब निजलगप्पा माफ़ कीजिएगा, जब EMS नमूद्रीपाद की सरकार बर्खास्त होती है केरला में, तब वही अध्यक्ष थी कांग्रेस की। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे। तो इंदिरा गांधी की भी एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी,
तो उस पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते जब जो भी काम शास्त्री जी ने किए, जिन्होंने उनको शास्त्री जी को बहुत देखिए, एक बात है कि अगर ये रिज़ाइन नहीं किए होते 56 में शास्त्री जी एज रेलवे मिनिस्टर, तो एक सडन एक्सपेंशन इनकी पर्सनालिटी का, जिसको कहा जा सके एक ऐसा इम्प्रेशन देश में, एक त्यागी होने का जो इम्प्रेशन इन्होंने दिया, एक बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन। देखिए हमारे देश में तब से लेके अब तक त्याग की जो आदमी त्याग सकता है, जो आदमी मतलब त्याग सकता है, कुछ भी चीज़ को त्याग सकता है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। इसलिए गांधी आज तक हमारे यहाँ सबसे अधिक हमारे बहुत, क्योंकि कोई पद नहीं लिया। तो जो व्यक्ति पद त्यागने की क्षमता रखता है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो साउथ अफ्रीका में, बहुत रेयर है आज के लोग जो अपनी प्रेसिडेंसी खुद छोड़ देते हैं। तो ये जो एक फैक्टर रहा, अब ये भी फैक्ट है कि ये नहीं कहा जा सकता कि शास्त्री जी की पॉलिटिकल सेंस नहीं। शास्त्री जी हैड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल सेंस। कुलदीप नैयर ने इसको बड़ा क्लियरली लिखा है कि ऐसा नहीं है कि शास्त्री डिड नॉट हैव अ पॉलिटिकल सेंस और दैट ही डिड नॉट हैव पॉलिटिकल एम्बिशन। वो कुलदीप नैयर काफ़ी क्लोज थे शास्त्री जी। तो उन्होंने कहा है कि येस आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिकल एनिमल, और लेकिन एक मर्यादा जिसको कहते हैं, एक मर्यादा हमेशा रही शास्त्री जी के अंदर। और इंदिरा गांधी compete कर ही रही थी, मतलब, लेकिन उस समय उनका स्टेचर ऐसा नहीं था कि वो ओपनली आके compete कर पाती इनके साथ, शास्त्री जी के साथ। पर बिसात के कुछ एक प्यादे तो चले गए होंगे। तो उसमें तो इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेक्ट। देखिए, नहीं, मैं सटल अपोजिशन को थोड़ा सा खोलना चाह रहा हूँ। सटल अपोजिशन तो 2-3 चीज़ों में नज़र आती है। जैसे कि जब वो पहली बार जब वो रेलवे मिनिस्टर से त्याग पत्र देते हैं, तो ब्रेकफास्ट टेबल पे उसको, हालांकि देखिए 2 चीज़ें हैं। जब वो पहली बार रिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो नेहरू जी कहते हैं रिज़ाइन मत करो। दूसरे एक्सीडेंट के बाद वो फिर रिज़ाइन करते हैं तो नेहरू उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत इमोशनल स्पीच देते हैं लोकसभा में। कहते हैं कि ही हैज़ रिज़ाइंड एंड ही वांट्स टू रिज़ाइन, ऑल्दो आई डिड नॉट वांट हिम टू रिज़ाइन, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं एक बहुत अच्छा कुलीग, बहुत अच्छा अपना एक मिनिस्ट्रियल साथी को खो रहा हूँ। ये नेहरू जी की, जिसको कहा जा सके एक बहुत ही मन से आई हुई आवाज़ थी, एंड नेहरू वॉज वेरी क्लोज टू हिम। लेकिन उसी चीज़ को ब्रेकफास्ट टेबल पे आनंद भवन में, ब्रेकफास्ट टेबल पे 3 मूर्ति हाउस में, इसकी जो इंटरप्रिटेशन जो इंदिरा गांधी की थी, वो ये थी कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। इंदिरा गांधी ने ये कहा ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने पिताजी जवाहरलाल नेहरू से कि लाल बहादुर शास्त्री का तमिलनाडु के रेल हादसे के बाद बतौर रेल मंत्री इस्तीफा देना एक पॉलिटिकल एक्ट है। पॉलिटिकल एक्ट उनका ये मानना था, इंदिरा गांधी जी का ये मानना था। लेकिन आई डोंट थिंक नेहरू हैड दैट ओपिनियन। उसके अलावा क्या 2-3 आपने बात की? तो ये नहीं, एक तो उसके बाद में जो ये तो बाद में जब वो घटनाएं थी, जब ये तमिलनाडु, तब मद्रासी कहते थे इसको, जब हिंदी को लेके जब पूरी इश्यूज हो रही थी, जहाँ से आपकी किताब का टाइटल बन के निकलता है द ग्रेट ट्रांसिशन। उसमें भी मिसेस गांधी बहुत ज़्यादा इनके समर्थन में नहीं थी, क्योंकि कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से चली गई जो तब नहीं जानी चाहिए। इंदिरा गांधी उस वक्त शास्त्री की सरकार में बतौर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और भाषा विवाद चल रहा था। उस समय कुछ एक चीज़ें जो हुई उस समय में, उससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो कंसिलिएटरी अप्रोच थी, उससे थोड़ा हट के मिसेस गांधी एक ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड ले रही थी उस समय हिंदी के पक्ष में। तो ये भी एक सटल किस्म की, जिसको कहा जा सकता है कि मतलब पूरी तरह से, अब जब पूरा देश क्राइसिस में है, तो उस समय पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं रहना, वो भी एक इशू था जो मुझे लगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी जो शास्त्री जी की स्पीच है वो बहुत कमाल की है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे साथियों का अधिकार है, विपक्ष के नेताओं का, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस के तौर पर बहुत आगे नहीं जाएगा एज एन आइडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन शास्त्री सरकार के खिलाफ क्यों आया था, वाजपेयी जी की स्पीच में क्या था, और कैसे उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में जरा बताएं। देखिए, उनके पास 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन इन नो कॉन्फिडेंस मोशंस को हमें लिंक करना पड़ेगा नेहरू जी की पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ, जो बहुत देर में आया, 1963 में आया। तो क्या हुआ था कि अपोजिशन को भी एक
जिसको कहा जा सके कि ये अपोजिशन को भी लग रहा था कि हाँ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ओकेशन था सरकार के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी। लेकिन तीनों जो नो कॉन्फिडेंस मोशन रहे हैं, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले लेफ्ट द्वारा लाया गया, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उसका क्या कारण था लेफ्ट वालों का? देखिए कारण नहीं, कुछ तो मतलब जो बताने को टेबल जो क्या था कि उस समय जो लेफ्ट था वो कह रहा था कि हमें हमारा जो प्लान है उसको कम नहीं करना चाहिए, प्लान आउटले जो है। राइट का ये मानना था कि जितना ज़्यादा प्लान आउटले होगा उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो एक बड़ा द्वंद्व था उस समय कि बजट को एक्सपेंशनरी होना चाहिए या बजट को कम करना चाहिए। फिर जो हमारा मुद्दा था कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लेके आएंगे, क्या ग्रीन, देखिए एक इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूरी समझना है। 62 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन थी, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी। 80-85 मिलियन मेट्रिक टन हमारी कंजम्पशन थी। तो जो डेफिसिट जो था, ये डेफिसिट हमें यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, लार्जली यूएसए से हम वीट इंपोर्ट करके ला रहे थे। इसमें अब दो इश्यूज थे। ये जो लेफ़्ट वाले थे वो कह रहे थे कि ये इंपोर्ट ना करें और यहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ लगाएं और करें, और जो सोवियत स्टाइल फार्मिंग है उसको करें। तो ये भी एक मुद्दा था कि किस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसमें जो सोवियट्स ने स्टार्ट किया वो स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट सीड्स फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बाड़मेर में या राजस्थान में एक 5000 एकड़ का फार्म में उन्होंने अपनी वो सीड प्रोडक्शन की, जो सोवियट्स जिस तरीके से कलेक्टिवाइजेशन के माध्यम से कर रहे थे। और जो सामूहिक खेती और नॉट इवन सामूहिक खेती, स्टेट ड्रिवन एग्रीकल्चर उसको कहा जा सकता है, कि जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है वो एक ऑर्गेनाइज साइंटिफिक तरीके से किया जाए। तो उनका एक व्यू था। और जो ये अमेरिकन व्यू पॉइंट था जिसके माध्यम से हमारी सब ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी बनी है देश में, इनफैक्ट स्टार्टिंग विद पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो किच्छा के पास बरेली से आगे जो है, तो वो बनी थी, वो सब बनी है यूएस में जो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तर्ज पे। लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ की बैकग्राउंड ये थी कि यूनिवर्सिटी को बहुत ज़मीन दे दी जाती थी फ्री, और कहा जाता था कि इस ज़मीन से, इस खेती से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी करो, एग्रीकल्चर पढ़ाई भी करो, और बाकी और भी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो करो। तो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे ये बनाई गई थी। तो जो क्लैश था लेफ़्ट और राइट का, एक तो वो प्लान साइज़ पे था, दूसरा किस किस्म की कृषि होनी चाहिए उस पे था। अब किस किस्म की कृषि मतलब कि वेदर दी एग्रीकल्चर विल बी ड्रिवन by the private sector or whether agriculture will be driven by the state sector। और इन्हीं स्थितियों में फिर जय जवान जय किसान तीसरा जो उनका मेन जो लेफ्ट और राइट का था वो था कि कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट PSUs की होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। तीन मुद्दों पे जिसको कहा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा अंतर्विरोध था। एक तरफ PSP सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज थी, दूसरी तरफ जनसंघ जो BJP का पहला स्वरूप था और स्वतंत्र पार्टी थी। दिस वाज द ब्रॉड आइडियोलॉजिकल डिबेट दैट वाज हैपनिंग। तो पहली बार इन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लेफ्ट की तरफ से कि आप नेहरू जी के दिए हुए डायरेक्शन से हट रहे हैं। दूसरी बार जो लाया गया कि आप जो है ये प्राइवेट सेक्टर को आप प्रोत्साहन नहीं दें। तो मतलब कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, मतलब एक लग रहा था कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो आप ला सकते हैं। तो मुद्दे वही रहे हैं। और पहली बार जब लेफ्ट ने अपोज किया तो राइट ने सपोर्ट कर दिया, फिर जब राइट ने मोशन लेके आए तो लेफ्ट ने सपोर्ट कर दिया। स्वतंत्र पार्टी ने समर्थन किया फॉरेन पॉलिसी पर। वो जरा बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस लाल बहादुर शास्त्री, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस हुई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में तो यही मुद्दा आता रहा ना कि देखिए, जो कभी भी हम नॉन अलाइंड, तब का आज के युग में जब हम देखते हैं तो लगता है कि नॉन अलाइनमेंट ऐसे ही है, लेकिन उन दिनों में नॉन अलाइंड अपने आप में बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट थी, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष की भारत ना तो यूएसएसआर की तरफ जाएगा ना यूएसए की तरफ जाएगा। और ये फैक्ट है कि मतलब नेहरू, जो वाजपेयी और जो बाकी इनके कुलीग्स थे, दे वर मोर प्रो US
दैन प्रो सोवियत यूनियन एट दैट टाइम, बड़ा क्लियर था। तो इसलिए नेहरू जी की जो वाजपेयी जी की जो क्रिटिसिज्म थी, दैट वाज ऑन अ नॉन अलाइंड पॉलिसी। वो तो उनको लगता था कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो झुकाव है वो सोवियत की तरफ हो रहा है और हमें एक फ्री देश की तरह अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो हमारी थी, क्योंकि देखिए कभी भी अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो नॉन अलाइनमेंट का जो बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट 62 से शुरू हो जाता है, जब चाइना अपने आप में एक सोवियत गुट से हट जाता है। तो जो दो गुट थे दुनिया में, अगर हम इसको थोड़ा और अगर हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दो गुटों में तो दुनिया रही बिटवीन 1948 एंड 1962 तक ही, क्योंकि 60s लेट 50s अर्ली 60s में सोवियत यूनियन और रशिया का क्लैश होना शुरू हो गया था। तो ऑब्वियसली रशिया वाज नॉट अलाइन्ड टू चाइना एट दैट टाइम, बट रशिया हैड आल्सो नॉट बिकम क्लोज टू अमेरिका एट दैट टाइम। और अगर हम पूरा पिछले 70 साल का देखें तो एक बड़ा दिलचस्प नज़रिया दुनिया के बारे में भी हमें लगता है ना, कैसे अलाइनमेंट्स रीअलाइनमेंट्स होती रहती हैं और मज़ेदार रीअलाइनमेंट्स होती हैं। अभी नैम पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बुक आई है स्वप्ना नायडू की, नेहरू ईयर्स, हाँ। बहुत ही बढ़िया किताब है वो। मतलब मैंने उसके बहुत अच्छी किताब वो इसलिए है क्योंकि हर किताब को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है, हिस्ट्री, यस। बिकॉज अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखें तो बात नहीं बनती। अब जो हमारी पॉलिसीज़ थीं और कैसे कैसे हमारी पॉलिसीज़ का एवोल्यूशन होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एटॉमिक power and the atomic bomb or atomic power, never, कभी नहीं। तो शास्त्री जी ने उसको चेंज किया कि अभी नहीं, तो कभी नहीं से अभी नहीं जो किया वो एक सटल चेंज थी पॉलिसी में, कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम कभी भी एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब, देखिए इसका भी जो है कि एक समय में सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर दो न्यूक्लियर पावर्स थी, उसके बाद में फ्रांस और यूरोप में भी न्यूक्लियर पावर आई, तब तक भी ठीक था। लेकिन जब, और पूरा एशिया में कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था, लेकिन जब 63-64 में जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तब फिर इंडिया को अपना पोजीशन बदलना पड़ा। और हो सकता है तब अगर नेहरू होते तो उन्हें भी पोजीशन बदलनी पड़ती, क्योंकि हर पॉलिसी जो होती है, एवरी पॉलिसी इज़ इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट। जब आपके नेबरहुड में अगर कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है और न्यूक्लियर पावर सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर में है, तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए, कभी नहीं है, कभी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपकी नेबरहुड में न्यूक्लियर पावर हो जाएगी, जब चाइना न्यूक्लियर पावर हो जाएगा और चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तब हम ये नहीं कह सकते कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तब इसीलिए शास्त्री जी ने कहा कि अभी नहीं, फ्रॉम कभी नहीं टू अभी नहीं। तो ये दोनों एक फ़र्क है ना। मैं शास्त्री एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर से ज़रा मिलना चाहता हूँ। अब रन ऑफ कच्छ का इंसिडेंट होता है, उसके बाद से बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के योगदान पर बात की जा सकती है। शास्त्री का भारत के संस्थानों के योगदान में बड़ा योगदान है, जो कि उनके निर्माण में बड़ा योगदान है, जिसके बारे में बात कम होती है। मैं चाह रहा हूँ जरा आप उस पर रोशनी डालें। ये एक चीज़ तो ये है कि नेहरू वॉज अ सुपर कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग। he knew also a lot of things, but he also felt कि उनको advisories की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो he was very well read and he had a clear ideological mind of his own. शास्त्री on the other hand was a granular person, थोड़ा धरती के साथ, काफ़ी धरती के साथ उनकी जुड़े हुए थे, और उनको लगता था कि उनको प्रोफेशनल एडवाइस की भी ज़रूरत है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी सबसे पहले शास्त्री जी ने ही शुरू किया। तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं होता था, जिसको आज हम पीएमओ कहते हैं, जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेहरू के ज़माने में क्या होता था? सेक्रेटरी थे उनके, सेक्रेटरी थे। ही हैड अ सेक्रेटरी, बट ही वाज वेरी, मतलब वो ही डिड नॉट नीड सेक्रेटेरिएट टू एडवाइज हिम ऑन वेरियस थिंग्स। ही हैड अ वेरी क्लियर माइंड कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी का नाम से पीएमओ बना, पीएमएस, उसको तब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कहते थे। एल.के. झा पहले उनके सेक्रेटरी बने उसमें। तो उन्होंने एडवाइस लेनी शुरू की, और जो लेटरल एंट्री की बात भी है, ये सब तब से शुरू होती है। और जब रन ऑफ कच्छ हुआ, उस समय देखिए बीएसएफ के बनने के जो बैकग्राउंड कारण वो ये है कि पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो देख रेख थी वो स्टेट पुलिस के पास थी, क्योंकि
लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जो है ये स्टेट सब्जेक्ट था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चला आ रहा है। लेकिन जब 1935 एक्ट बना था तब समय इंडिया पाकिस्तान नहीं था। तो तब जब ये 47 के बाद अब जैसे हमारा जो बॉर्डर था वो पाकिस्तान और चाइना के साथ, तिब्बत के साथ जो हमारा बॉर्डर था, इसमें बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई। और तब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक्चुअली कहा कि हम बाकी सदर्न स्टेट्स का तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन पंजाब का और बंगाल का, असम का और इधर बॉम्बे स्टेट का हम इसलिए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन हो ये रहा था कि बाद में 60 में गुजरात और हरियाणा, पहले मैं धीरे धीरे लेके आता हूँ। तो 60 में ये महाराष्ट्र और गुजरात भी 2 अलग अलग स्टेट्स हो गई। तो क्या हुआ कि अब क्या होता था कि अगर कोई इंसिडेंट गुजरात बॉर्डर पे हो रहा है, यहाँ कोई इंसिडेंट इधर हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे हो रहा है, यहाँ कोई इंसिडेंट बंगाल के बॉर्डर में हो रहा है, यहाँ असम के बॉर्डर में हो रहा है, और वो हो रहा है हमारा पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ या पाकिस्तान की वहाँ की पुलिस के साथ, तो ये सूचनाएं जब तक पहुँचती थी, बिकॉज नेचुरली गुजरात का जो इंसिडेंट है वो पहले रन ऑफ कच्छ में पहले वहाँ की पुलिस से, वहाँ के होम डिपार्टमेंट से, फिर भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट में आएगा, इसी तरह राजस्थान की सूचना भी आएगी, पंजाब। तो इट वाज टेकिंग सम टाइम टू गेट अ वेरी कंसाइज एक्शन एंड अ वेरी क्विक एक्शन। इसी को देखते हुए ये डिसाइड हुआ था, कुमार मंगलम जो तब वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे वो थे, और होम सेक्रेटरी जो थे LP सिंह, इनकी कमेटी थी। तो उन्होंने तब तय किया कि हमें रन ऑफ कच्छ के बाद कि हमें एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो बॉर्डर एरियाज़ को मॉनिटर कर सके, तभी BSF का इजाद हुआ था। तो इनफैक्ट BSF का इजाद मतलब होना तो पहले ही शुरू हो गया था, पहले ही होना शुरू हो गया था, लेकिन BSF बनी 1 दिसंबर 1965 को। लेकिन उससे पहले तक जितनी भी स्टेट आर्म्ड पुलिसेस थी सबको हमने बॉर्डर पे तैनात किया हुआ था उस समय तक। और लेकिन 65 के वॉर के बाद 1 दिसंबर को BSF का गठन हुआ, और जब BSF का गठन हुआ तो फिर जो आर्गूमेंट थी पंजाब और हरियाणा के रीऑर्गेनाइजेशन की कि एक बड़ी स्टेट होनी चाहिए जो बॉर्डर को मैन कर सके, वो आर्गूमेंट फिर नहीं रही, और उसकी इमीडिएटली कुछ महीनों बाद पंजाब और हरियाणा का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं, जब तक वो फ्रूशन पे पहुंचती हैं तो लगता है कि शायद ये तो अचानक हो गया, लेकिन अचानक नहीं होता। इनफैक्ट जो ये हम बहुत सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो महात्मा गांधी ने 1918 में कहा था कि पहले तो कांग्रेस अपने आप में अपनी जो कांग्रेस की यूनिट्स हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज पे ना बेस करके लिंग्विस्टिक उस पर करना चाहिए। इसीलिए उड़ीसा के बनने से कहीं पहले उत्कल कांग्रेस बन गई थी, सिंध कांग्रेस बन गई थी, बंगला कांग्रेस बन गई थी, मराठा कांग्रेस बन गई थी। हमने BSF पर बात की, इसके अलावा और किन संस्थाओं के निर्माण में? जो 6 संस्थाएं मतलब PMO के अलावा जो शास्त्री जी के टाइम में बनी, एक तो NDDB और NDDB के साथ में फिर पूरा दूध का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। अमूल आज 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, पूरे दुनिया में छाई हुई है। नॉट ओनली अमूल के बाद नंदनी जो कर्नाटक का ब्रांड है, फिर वेरखा जो पंजाब का ब्रांड है, सब तो कोऑपरेटिव सेक्टर में। और इसकी जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो तब थी जब शास्त्री जी रुके थे एक बार कोरियन एक प्लांट इनॉग्रेट करने गए थे, तो एक फार्मर के यहाँ रुके थे, पंजाब भाई पटेल था उनका नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं, बट पंजाब भाई पटेल था उनका नाम। उनके घर में रुके थे, रात में रुके, फिर बातचीत शुरू हुई। तो तब फिर उन्होंने कुरियन साहब को जब कहा कि आप NDDB के अध्यक्ष हो जाए, और ये जो मूवमेंट वर्गीस कुरियन को, तो कुरियन साहब ने 2-3 शर्तें रखी। एक तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ छोड़ के नहीं आऊँगा, आनंद छोड़ के नहीं आऊँगा, मुझे दिल्ली में नहीं बैठना है, मूवमेंट यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरों ने कहा कि मैं भारत सरकार की नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी इसी मिल्क यूनियन की करूँगा, आई विल कंटिन्यू टू बी एन एम्प्लॉई ऑफ द मिल्क यूनियन, और मैं काम आपका करूँगा लेकिन मैं सैलरी यहीं से लूँगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि मैंडेट दे दीजिए, उसके बाद में फुल फ्रीडम चाहिए, मुझे ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल टेपिज्म में नहीं फंसूंगा। तो दैट इज़ हाउ ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड। साथ ही साथ में फिर उन्होंने उनके जो
एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यन, उनका ये बड़ा क्लियर आइडिया था। वो उससे पहले मिनिस्टर स्टील रह चुके थे और उनका भी एक बिजनेस इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड थी सी सुब्रमण्यन। उनको बड़ी क्लैरिटी थी कि प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब किसानों को उसका उचित दाम मिलेगा। हो ये रहा था कि इसमें भी एक लेफ़्ट और राइट में एक झगड़ा था। लेफ़्ट वाले चाहते थे कि फूड की जो खाद्यान्न की कीमतों को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए ताकि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ना हो और अर्बन शहरों में राशनिंग चलती रहे। लेकिन अगर किसानों को ज़्यादा उचित दाम नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगी? तभी पहली बार जब हमने इंक्रीज़ किया तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज़ था। तब ये बात आई कि क्यों ना एक कमेटी हो जो एग्जामिन करे कि क्या लागत गई और उसका क्या आउटपुट होना चाहिए। तभी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया गया था जो आज CACP बना और बड़ा अच्छा चल रहा है। और हर साल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस होती है वो इसी से होती है। सर, मैं आप चूँकि एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे हैं, जय जवान जय किसान का जब नारा शास्त्री देते हैं उस दौरान दिल्ली में कैबिनेट में क्या परिस्थितियां चल रही थी? देश की सिचुएशन हम जानते हैं। उस समय तो शास्त्री जी वॉज इन कंप्लीट कंट्रोल। देखिए, शास्त्री जी की लाइफ में दो बड़े क्लियर फेजेस, मतलब प्रधानमंत्री में, एक युद्ध से पहले और एक युद्ध के बाद। युद्ध से पहले तक फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मतलब अपोजिशन हो सकती थी या लोग उनको समझते थे कि ये क्या करेंगे, लेकिन जो फर्म डिसीजन उन्होंने लिया पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ हमारा इस तरीके से, उसके बाद में तो फिर मतलब बिल्कुल ही एक किस्म से जिसको कहा जा सके कि पूरा फ्लो देश का उनके साथ। जब संघर्ष शुरू हुआ, जब पहला तो उन्होंने ये देखिए 5 अगस्त, जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी क्योंकि 370 जो था वो भी 5 अगस्त को ही 2019 में करंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उसी दिन हुआ। ये था कि 5 अगस्त 1965 में पहला घुसपैठ शुरू हुआ था। अच्छा। जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको कहते हैं, तो जो पाकिस्तान की आर्मी ने पहले घुसपैठ, पहला उनका आइडिया ये था कि हम कश्मीर में घुसपैठ करेंगे और कश्मीरी सब आ जाएंगे हमारे साथ और मतलब हम कश्मीर को लिबरेट कर देंगे। वो नहीं हो पाया, हो नहीं पाया, मतलब इनफैक्ट पूरा डिज़ास्टर में एंड किया। और जैसे जैसे फिर जब उनका वो जब प्लान फेल किया, फिर उन्होंने अपनी रेगुलर आर्मी को मार्च कराया। जब वो रेगुलर आर्मी को मार्च कराया, वो अखनूर के काफ़ी पास पहुंच गए थे, तब 3 सितंबर को भारत ने डिसीजन लिया कि अब हम कूच करेंगे लाहौर की तरफ, अब हम कूच करेंगे बाड़मेर की तरफ। तब हमने अपनी ट्रूप्स को, तब हमने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर की। वो जो डिसीजन था शास्त्री जी का कि अब हम जंग करेंगे, उस जो डिसीजन था उससे पूरा देश उनके साथ हुआ। क्योंकि रन ऑफ कच्छ में उन्होंने कंसिलेटरी, मतलब क्या हुआ कहते रन ऑफ कच्छ में? रन ऑफ कच्छ में ये था कि वो तो एरिया एक्चुअली अनडिमार्केटेड एरिया था। वो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट्स आ गए थे। उसमें तो इशू ये था कि बाउंड्री डिस्प्यूट था, क्योंकि रन ऑफ कच्छ जो था हमारे मुताबिक ये जो, क्योंकि सिंध का जो बॉर्डर था, सिंध और बॉम्बे स्टेट का जो बॉर्डर था, हमारे मुताबिक जो सिंध का बॉर्डर था वो उधर रह गया और पूरे का पूरा जो बॉम्बे, तब का जो बॉम्बे था, तब का बॉम्बे जिसके बाद से ये बना, तो ये था। लेकिन उसमें क्या था कि हमारी CRPF थी वहाँ पे, CRP और गुजरात पुलिस थी, उनकी रेगुलर आर्मी आई और एक वो बहुत दूर दराज एरिया में हुआ और वी एग्री टू कंसिलिएशन। हैरल्ड विल्सन ने तब कहा कि मैं बीच में समझौता कराऊंगा, तो हमने कहा ठीक है। उस समझौते में भी सब्सटेंशियली हम जीते। लेकिन जब ये कश्मीर वाला जो इशू आया, जब ये जम्मू कश्मीर वाला इशू आया, तो उसमें एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी था, उसमें एक ये भी बात थी ना। देखिए, एक जो मेन मुद्दा क्या है, इस बार भी जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, पाकिस्तान का हमेशा से ये पर्पस रहा है कि वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में दंगा कराएं, सेपरेटिज्म कराएं, ये बताने की कोशिश करें कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, इस देश में मुसलमानों की सहभागिता नहीं है। तो ये उनका जो पॉलिसी था। अभी जैसे जो हुआ, मतलब जो पहलगाम में आतंकवादी हमला पाकिस्तान पर, वो भी जो हुआ वही था ना कि इट इज़ नॉट द किलिंग ऑफ 26 पीपल, इट इज़ द किलिंग ऑफ 26 पीपल आफ्टर डिटर्मिनिंग, सो इससे जो उनका फीलिंग थी कि इससे शायद देश में सारे हिंदू इकट्ठे होकर मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो शुरू से उनका ये अप्रोच रहा है। इस अप्रोच को शास्त्री जी ने कभी नहीं माना। एंड देन वी मूव्ड इनटू लाहौर, सियालकोट सेक्टर में। लाहौर में तो 2 थाने, एक थाना बुर्की थाना जो है लाहौर में, उस पर भारत का तिरंगा लहराया।
इंडिया कैप्चर्ड दैट एरिया। तो उस समय जब जो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग पूरी हुई, तब इन्होंने पूरे देश में जाके जब इन्होंने भाषण देने शुरू किए, जब इन्होंने अपने देश की वीरता और देश की जो पूरी जो थी, जब उन्होंने ये जब शुरू किया, तब पूरा देश एक बार फिर से गैल्वनाइज हुआ। और जंग के बाद से तो ही वॉज अ हीरो। उसके बाद तो कोई कंपैरिजन था ही नहीं, स्पेशली ऑल्सो बिकॉज इट वॉज बीइंग कंपेयर्ड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन 62 में। देखिए 3 साल पहले का रेफरेंस था। 3 साल पहले हमारी बड़ी बुरी तरीके से, जिसको कहा जा सकता है कि एक डिबैकल था। इनफैक्ट एक किताब है जिसका नाम है डिबैकल टू रिसर्जेंस। वो एक और IAS अफसर हैं RD प्रधान, जो वो भी बाद में होम सेक्रेटरी हुए, और वो YB चौहान के सेक्रेटरी थे, जो हमारे तब डिफेंस मिनिस्टर बने थे। तो ये एक जो पूरा जो चेंज था, देखिए एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ करनी होगी वो ये है कि 62 में हर आदमी थोड़ा डर सा गया था। नेहरू जी का जो भाषण था असम के लोगों के लिए, वो एक बहुत ही डिस्पोंडेंट भाषण था कि आज मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ कि चाइनीज़ फ़ौजें यहाँ आ गई हैं, अब तेज़पुर को हमें वकेट करना पड़ रहा है। मैं आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ हैं, चाहे ये हो गया। तो एक बड़ा इसको कहा जा सके कि मोराल वापस जो था, वो जो मोराल बूस्टर जो था, मतलब वो जो इनफैक्ट अगर हम 62 को देखें तो बहुत ही आँख में भर लो पानी, मतलब जो शहीद हुए, मतलब एक रोने वाला माहौल हो गया था। उस रोने वाले माहौल को एक कॉन्फिडेंट माहौल में कन्वर्ट करना और रिसर्जेंट भारत को लेके आना, तब उनका ये मानना था कि देखिए इस समय हिंदुस्तान के पास 2 क्राइसिस हैं। एक क्राइसिस है खाद्यान्न की और दूसरी क्राइसिस है हमारी सरहद की। तो सरहद की सुरक्षा के लिए जवान और खाद्यान्न की परिपूर्ति के लिए किसान। तब उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया। और एक और चीज़ है कि अर्बन एरिया से बहुत कम लोग जवान बनते हैं। अफसर चाहे दिल्ली NCR नोएडा से अफसर चाहे बन जाएं, लेकिन दिल्ली नोएडा NCR के बच्चे ना अग्निवीर में जाना चाहते हैं, और तब तो और भी नहीं जाना चाहते थे। तो जवान जो रिक्रूटमेंट थी हमारी, वो तो किसानों के बच्चों से ही होती थी। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद अयूब खान के साथ मुलाकात होती है। देखिए अयूब खान के साथ जो मैं बहुत एक कॉमन सा, आजकल मैं कई कॉलेजेस स्कूल्स में जाता हूँ लीडरशिप टॉक देने के लिए, तो मैं उनको फ़ोटो दिखाता हूँ शास्त्री जी की और अयूब खान की, और बताओ इसमें लंबा ऊंचा कौन है, ज़्यादा वेट किसका है, ज़्यादा वज़न किसका है, अंग्रेज़ी कौन बेटर बोलता था, एजुकेशन किसकी कहाँ हुई थी। अब बताओ लीडरशिप क्या है। लीडरशिप इज़ एज एग्नोस्टिक, लीडरशिप इज़ वेट एग्नोस्टिक, लीडरशिप इज़ हाइट एग्नोस्टिक। मतलब लीडरशिप जो है वो आपकी हाइट से नहीं, आपकी वेट से नहीं, आपकी बैकग्राउंड से नहीं, आपकी अंग्रेज़ी से नहीं, लेकिन आपकी कंसर्न, आपकी डेमोक्रेटिक, आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे है। और फिर मैं ये भी दिखाता हूँ कि शास्त्री जी ने अपने देश के लिए क्या किया और अयूब ने अपने देश को क्या कर दिया। फैक्ट ये है कि 50s और 60s में पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमसे बेहतर थी। हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री उनकी जैसी नहीं थी, लेकिन इंटरनल कोहेशन, जो पॉलिटिकल कोहेशन जो इंडिया में आया, शास्त्री जी ने भारत में इंटरनल कोहेशन इतना कराया। जब हम यहाँ पे कंसेंसस की तरफ जा रहे थे, हमने यहाँ पे आसान नहीं है 3 लैंग्वेज फार्मूला या लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट्स बहुत आसान नहीं है। अब थोड़ा क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं तो इसलिए हमें लगता है कि, लेकिन अभी भी तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेके अभी आपने देखा महाराष्ट्र में इशू हो गया, तमिलनाडु में भाषा को लेकर सबके अपने गुट हैं और सब उसको, लेकिन इसको कंसिलिएट कराना ये और उस समय अयूब क्या कर रहा था, अयूब खान क्या कर रहे थे। अयूब खान उस समय बंगाली नेशनलिज्म को, पंजाबी नेशनलिज्म को, सिंधी नेशनलिज्म को, तो हुआ। तो एक वो व्यक्ति है जो सबको यूनाइट कर रहा है, और एक भी वो व्यक्ति है जो जितनी भी पावर हो वो सबको, सबके ऑपोजिशन को या सबके डिफरेंसेस को, सबकी इंडिविजुअलिटी को कुचल रहा है। तो ये मैं एग्जांपल देता हूँ आमतौर पे ये बच्चों को सिखाने के लिए कि देखिए सिर्फ हाइट से, वेट से और आपकी अंग्रेज़ी बोलने की एबिलिटी से या आपके पास रैंक होने की एबिलिटी से आप लीडर नहीं हो जाते। आखिरी सवाल इस बातचीत का, और ये उस दुखद
डेथ के बारे में है, जिस पर ये आरोप लगता है कि वो हत्या थी, या उस पर अभी भी ज्यूरी आउट है। ताशकंद समझौता हुआ और उसके बाद आपने कई सारे विस्तृत अकाउंट्स लिखे हैं उन लोगों के भी जो उस वक्त थे और उन लोगों के भी जो शास्त्री से बहुत नज़दीक रहे हैं। आपकी क्या फाइंडिंग्स रही, क्या घटा था जनवरी 1966 में? मैंने इस विषय पे बहुत गहन अध्ययन नहीं किया और मेरा पर्पस भी था इस पे गहन अध्ययन ना, बिकॉज मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट उनकी लाइफ पे था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम उनकी जीवन को सेलिब्रेट करें, उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर ऐसी मृत्यु के बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ सकती हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब तो न्यूज़ में हैं, तो यू नो दैट व्हाट सेल्स इन द न्यूज़। तो लेकिन मैं तो एक एक्स ब्यूरोक्रेट हिस्टोरियन होने के नाते मैं उन चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ या की हैं जिसके लिए मेरे पास कुछ बैकग्राउंड रेफरेंसेस हों। जैसे आपने देखा होगा कि इस पुस्तक में अगर मैंने 50-60 बने तो प्रॉपर रेफरेंसेस नोट्स हर चीज़ के हैं, 1 2 3 4। अब जिस चीज़ के बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया ना, मैंने ये फाइल्स एक्सेसिबल नहीं है ना, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो ये कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। मुझे शास्त्री जी की डेथ में दुख है, लेकिन मुझे उनकी डेथ कैसे हुई उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए भी आपने अकाउंट्स को सबको मेंशन किया, जिससे आपने जो बात मुझे लगा, क्योंकि देखिए सबसे जो ऑथेंटिक जो एलपी सिंह थे, बाद में भारत के होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो जो सीपी श्रीवास्तव थे वो उनके साथ थे वहाँ पे, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे स्वर्ण सिंह जी उनके साथ थे, वाई चौहान उनके पास थे ताशकंद में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ थे, TN कॉल तब थे वहाँ पे। तो ये तो बहुत बाद में ये चीज़ें हुई हैं, हो भी सकता है हो भी नहीं सकता, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड दिस सब्जेक्ट वेल इनफ टू कमेंट ऑन इट। हमें हमारी जो प्रशासन अकेडमी में जो हम सबसे पहली ट्रेनिंग देते हैं लबासना में यही देते हैं कि तथ्य हो तो आप आगे बात करो, तथ्य नहीं हो तो बोलो कि मेरे पास पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। तो मैं ये इस पर कह सकता हूँ कि मुझे इस विषय के सब तथ्यों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। मेरी बहुत प्रिय कवयित्री हैं, मैंने उनको ठीक ठाक पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि सब एक लेखक का सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, कभी कुछ नया मिलेगा। विश्वावा शिम्बोस्का को जब नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य के लिए, तो उनकी एक पंक्ति है कि दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है मैं नहीं जानती। या आपको लिबरेट करता है, आपको ओपन करता है कि आपको नहीं मालूम है। तो लेकिन मेरा पर्पस ये था कि चूंकि आपने इसमें एक चैप्टर डेडिकेट किया है और आपने उन सारे लोगों के अकाउंट्स लिखे, तो कम से कम आपसे जान लूँ कि इन लोगों की बाकी और थ्योरीज क्या थी। हमने शास्त्री जी के बचपने पर खूब बात की, हमने उनकी राजनीति पर बात की, हमने उनके कंट्रीब्यूशन पर बात की कि कैसे वो संस्थाएं बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने पर उनका बड़ा योगदान रहा है। 65 के वॉर पर हमने बात की, कैसे बुर्की थाने में झंडा लहरा दिया गया। लेकिन एक किताब की सारी बातें वीडियो रिकॉर्ड में आए तो उससे बेहतर है कि लोग खुद भी किताब पढ़ें। हमने सिर्फ एक जिज्ञासा का, हमारा मकसद होता है कि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि आप उस किताब के कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, हाईलाइट से वाकिफ़ हो जाएं और फिर आप अपने तई बढ़िया चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो अपनी किताब पढ़ें और अपना सुख पाएँ। हिंदी की एक बहुत अच्छी कहावत है कि करने से ही मिलता है। आप जीवन में जो कुछ काम खुद से करेंगे उसी से आपको सुख मिलेगा। पढ़ने से ही आता है, हमारे प्रोफेसर हमको सिखाते थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपने अपनी विजडम शेयर की और शास्त्री जी पर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हटाते हुए भी उनके डेथ के बारे से इतर आपने बहुत ऐसे फैसेट्स रखे हैं जो बहुत मूविंग हैं। तो थैंक यू सो मच। किताबवाला का ये अंक आज यहीं पर, इसे रिकॉर्ड किया था रूहानी और मोहन ने। मेरा नाम है दीपक। किताबों की दुनिया में आप क्या नया पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए दिल आइलैंड।